वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिमेट्रिकल कंपोनेंट के ऊपर है। उसमें हम ऑपरेटर ए के बारे में जानेंगे। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने अनसिमेट्रिकल फोल्ड क्या है उसके बारे में जाना था। फिर अनसिमेट्रिकल फोल्ड के डिफरेंट टाइप्स हमने देखे थे, लाइन टू लाइन फोल्ड, लाइन टू ग्राउंड फोल्ड और डबल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड। उसमें जो लाइन टू ग्राउंड फोल्ड है वो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और ये अनसिमेट्रिकल फोल्ड जो है उसके अंदर हमें जो फोल्ड करंट मिलता है वो फोल्ड करंट जो है वो बैलेंस कंडीशन में हमें नहीं मिलता, यानी कि जो एंगल होगा तीनों फेज के बीच का वो हमें 120 डिग्री पार्ट नहीं मिलेगा, वो कुछ भी एंगल हमें मिल सकता है। तो उसके लिए हमें मालूम है कि सिमेट्रिकल फोल्ड अगर होगा तो क्या कि उसको हम सिमेट्रिकल फोल्ड को हम सोल्व कर सकते हैं किस तरह से कि वन पर फेज बेस्ड मेथड से। लेकिन ये जो अनसिमेट्रिकल फोल्ड है वो अनसिमेट्रिकल फोल्ड को हम वन पर बेस पर नहीं ले सकते, क्योंकि तीनों की मैग्नीट्यूड अलग अलग है और तीनों में हमारा जो फेज डिफरेंस है वो अलग अलग है। तो इस वजह से हम यहाँ पर अनसिमेट्रिकल फोल्ड मेथड जो है, जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड जो है उसका यूज करते हैं। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड के अंदर हमने देखा था कि तीन जो अलग अलग हमने फेजर डायग्राम लिए थे, जो तीन अलग अलग कंडीशन हमें मिली थी, वो तीन कंडीशन का कंपोजिशन करके हमें अनसिमेट्रिकल फोल्ड जो है वो मिलता है। यानी कि एक हमारे पास वेवफॉर्म है, वो जो है RYB करंट की वैल्यू, वो उसको हम क्या करेंगे, तीन अलग अलग कंपोनेंट में हम डिवाइड करेंगे। एक कंपोनेंट हमारा रहेगा पॉजिटिव सीक्वेंस, दूसरा रहेगा नेगेटिव सीक्वेंस और तीसरा रहेगा जीरो सीक्वेंस। तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस था उसके अंदर हम RYB फेज में बैलेंस कंडीशन में जो है वो बैलेंस कंडीशन में एक सर्किट हमारी यहाँ पर ले रहे हैं, यानी कि एक जो है बैलेंस कंडीशन ले रहे हैं। दूसरा कंपोनेंट नेगेटिव कंपोनेंट, उसके अंदर जो फेज सीक्वेंस होगी वो नेगेटिव होगी, यानी कि RYB फेज की जगह RBY होगी लेकिन बैलेंस कंडीशन में हो। और तीसरा जो है वो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, यानी कि तीनों जो हमारे फेज है उसके बीच का एंगल जो है वो जीरो रहेगा और तीनों की मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगी। अब ये तीन कंपोनेंट जो है, इन तीनों कंपोनेंट, सपोज R फेज की बात कर रहे हैं तो तीनों कंपोनेंट के R फेज के करंट, तीनों कंपोनेंट के Y फेज के करंट और तीनों कंपोनेंट के B फेज के करंट, अगर हम उसका सम लेते हैं तो हमें फोल्ड जो है उसका R फेज का करंट, Y फेज का करंट और B फेज का करंट हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अब हमें मालूम है कि ऐसा करने से भी हमारे पास जो पॉजिटिव सीक्वेंस है उसके IR की वैल्यू, IY की वैल्यू, IB की वैल्यू हमें लेनी होगी। उसी तरह जो नेगेटिव सीक्वेंस है उसके R फेज की, Y फेज की, B की, जीरो फेज सीक्वेंस के IR, IY और IB की वैल्यू, सभी की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी और उससे हम जो है वो टोटल करंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो अब ऑपरेटर ए की बात करेंगे। ये ऑपरेटर ए क्या होगा कि ये जो ऑपरेटर ए से हम क्या करेंगे कि जो हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस जो है उससे हमें RYB फेज की वैल्यू जो मिल रही है उसको हम पॉजिटिव सीक्वेंस की वैल्यू R फेज में ले लेंगे, नेगेटिव सीक्वेंस की वैल्यू R फेज में ले लेंगे, जीरो सीक्वेंस की वैल्यू R फेज में लेंगे। तो हमें एक ही पेज पर काम करना होगा, यानी कि सिस्टम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड से थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम ऑपरेटर ए के बारे में देखते हैं। अब ऑपरेटर ए समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, पहले ऑपरेटर ए जो है वो क्या वर्क करता है। तो ऑपरेटर ए इज वन which when multiplied to a vector rotates the vector to 120 in the anti-clockwise direction। यानी कि ये जो ऑपरेटर है किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, वो मूव करेगा। यानी कि हमें मालूम है कि हमारे पास तीन कंपोनेंट है, एक तो हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस।
अब जीरो सीक्वेंस के बारे में हमें मालूम है कि तीनों के अंदर जो फेज सीक्वेंस रहेगी वो 180 डिग्री है, या फिर ये जो फेज सीक्वेंस तीनों के अंदर रहेगी वो 0 डिग्री पर रहेगी, तो उसको तो हमें चेंज नहीं करना है। लेकिन जो पॉजिटिव सीक्वेंस और जो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, यहां पर देख सकते हैं कि जो ये तीनों कंपोनेंट है, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो है उसके अंदर हमें 120 डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो बैलेंस कंडीशन में होंगे कंपोनेंट। तो उसको हम ऑपरेटर ए से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे कि कोई जो वेक्टर है, सपोज आर फेज है, तो उसको हम 120 डिग्री मल्टीप्लाई करके वाई फेज के साथ मिलाएंगे, तो वाई को 120 डिग्री मल्टीप्लाई करके बी के साथ। अब वो एक्चुअल में कैसे होगा ये हम अभी देखते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ए फेज है, या फिर हम कह सकते हैं कि आई करंट हमारे पास है। यहां पर हम फिगर के अंदर देख सकते हैं। अब ये जो आई करंट है उसका वेक्टर हमें यहाँ पर ओ ए दिख रहा है। अब ये ओ ए वेक्टर जो है उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए इंटू आई, यानी ए इंटू आई, यानी हम उसको 120 डिस्प्लेसमेंट देंगे, यानी ओ ए जो वेक्टर है वो 120 डिस्प्लेस रोटेट होके ओ बी बन जाएगा, यानी हमें अब वैल्यू जो है वो ए इंटू आई मिल गई है। तो अब इसको हम थियोरेटिकली देखते हैं कि अब आई जो कंसीडर वेक्टर ए आई रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, यानी हमने आई को देखा, अब उसको हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करना यानी एंगल 120 देना, तो आई इंटू एंगल 120। अब एंगल 120 जो है उसको हम जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेंगे, तो क्या आएगा, cos 120 प्लस j sin 120। अब cos 120 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.5, और sin 120 जो है उसकी वैल्यू 0.866, यानी I माइनस 0.5 j 0.866। तो a की वैल्यू हमें मिली है, a की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 0.5 प्लस j 0.66। तो यहां से हम करंट I जो है उससे जो OA जो वेक्टर है उससे OB वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, अगर A को मल्टीप्लाई करें तो अब ये जो A इंटू आई वेक्टर हम देख रहे हैं, यानी कि OB जो है उसको भी हम A से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू आई यानी A स्क्वायर आई। हमें जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर OC मिलेगा, और उसमें भी 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी करंट I जो है उसको A से मल्टीप्लाई किया तो 120, फिर उसको A से मल्टीप्लाई किया तो 120, यानी I में से A स्क्वायर आई जो है वो 240 का डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिला। तो अब उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमने 120 डिग्री जो A इंटू आई वेक्टर है उसको A से मल्टीप्लाई किया तो हमें A स्क्वायर आई मिला। अब A स्क्वायर यानी A जो है वो 120 डिग्री है, A स्क्वायर यानी 240 डिग्री, तो हमें यहाँ पर एंगल 240 यानी cos 240 प्लस j sin 240 यानी I इज इक्वल टू माइनस 0.5 j 0.866 मिलेगा। तो अब ये जो है हमें A स्क्वायर की वैल्यू मिली है, हमने A की वैल्यू फाइंड की, A स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की। उसी तरह अगर A स्क्वायर आई जो है उसको हम A से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, यानी A स्क्वायर आई जो है OC वेक्टर है उसको हम 120 डिस्प्लेसमेंट देंगे तो कौन सा वेक्टर बन जाएगा, फिर से OA वेक्टर बन जाएगा। अब ये थियोरेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, जब हमें A स्क्वायर आई को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्यूब आई मिलेगा हमें, A क्यूब यानी 120 A का, A स्क्वायर यानी 240 और A क्यूब यानी 360, तो 360 का cos 360 लेंगे प्लस j sin 360 लेंगे, cos 360 हमारा 1 हो जाएगा, j sin 360 हमारा 0 हो जाएगा, यानी जो है A क्यूब बराबर हमें 1 मिलेगा। तो A क्यूब बराबर हमें 1 मिल गया, यानी किसी भी एंगल को हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस डिस्प्लेसमेंट,
फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 डिस्प्लेसमेंट, फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही वेक्टर हमें मिल जाएगा और उसकी वैल्यू हमें 360 डिग्री मिलेगी। तो अब हमने वेक्टर के बारे में जान लिया है कि किसी भी वेक्टर को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 120 का रोटेशन मिलेगा, फिर उस वेक्टर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी 120 का रोटेशन मिलेगा। ये हमने जाना। अब ऑपरेटर ए के बारे में कुछ चीजें हैं, प्रॉपर्टीज है उसकी, वो प्रॉपर्टीज हम अब देखेंगे। तो यहां पर हम पहली प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो एडिंग एक्सप्रेशन 1 and 2 वी गेट a प्लस ए स्क्वायर, यानी हमारा एक्सप्रेशन 1 कौन सा था, a इज इक्वल टू -0.5 प्लस j.886 और a स्क्वायर इज इक्वल टू -0.5 माइनस j.866। तो अब a प्लस ए स्क्वायर लेंगे, अब दोनों का सम लेंगे यानी -0.5 माइनस 0.5 यानी -1 और प्लस j.866 माइनस j.866 यानी 0। तो हमें वैल्यू मिली -1, यानी हमें एक प्रॉपर्टीज a के लिए मिलती है, वो है 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज हम आगे जो है वो यूज करेंगे, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक नंबर। अब सेकंड नंबर हम फाइंड करते हैं। अब सब्ट्रैक्टिंग एक्सप्रेशन 2 फ्रॉम एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 यानी ए स्क्वायर और उसको हम जो एक्सप्रेशन 1 से डिवाइड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू हमने लिख ली, ए स्क्वायर की वैल्यू लिख ली। अब ये -0.5 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 0.5 माइनस 0.5 यानी 0। अब ये प्लस j.866 और ये माइनस माइनस प्लस यानी प्लस j.866 यानी j1.732 मिलेगा, 1.732 यानी √3। तो a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू j√3 हमें मिलता है। अब इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है, पहले वो हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद सिमेट्रिकल कंपोनेंट जो है उसके अंदर हम ऑपरेटर a जो है उसको पुट करेंगे और उसके रिलेटेड इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे। तो पहले वो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -a। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और हमें मालूम है कि जो हमारी अभी जो एग्जाम पेपर सीक्वेंस है अभी उसके अंदर हमें 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। तो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ये सब जो एग्जाम्पल है वो पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो हमें ये जो है वो एग्जाम्पल जो है वो अच्छी तरह से करना होगा। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो अब हम ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 1 माइनस ए स्क्वायर a माइनस ए स्क्वायर। अब 1 माइनस ए स्क्वायर जो है उसका हम सॉल्यूशन लेंगे तो हमें मालूम है 1 प्लस ए और 1 माइनस ए। अब a माइनस ए स्क्वायर में से a कॉमन निकाल ले तो a इंटू 1 माइनस ए। अब 1 माइनस ए चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस ए अपॉन ए। अब यहां पर हम देख सकते हैं 1 प्लस ए, तो हमारी प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे 1 प्लस ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा माइनस ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर को यहां ले जाए तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो अब यहां पर हम 1 प्लस ए की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। तो यहां पर 1 प्लस ए की जगह पर माइनस ए स्क्वायर पुट कर दिया, ए वही का वही रख दिया, तो ए स्क्वायर अपॉन ए यानी ए। तो माइनस ए जो है वो हमने प्रूव कर लिया। अब जो सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर देखिए 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, यानी जो 1 प्लस ए स्क्वायर है तो हम हमारी प्रॉपर्टीज में देखते हैं
प्रॉपर्टीज में यहाँ पर देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए। तो हम 1 प्लस ए स्क्वायर की जगह माइनस ए जो है वो पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 प्लस ए की जगह माइनस ए पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों इक्वेशन है उस इक्वेशन को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 माइनस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर, अब माइनस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर। तो अब ये इक्वेशन कैसा आ गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो अब ए क्यूब जो है उसकी वैल्यू कितनी है वो हमने आगे फाइंड की थी, ए क्यूब इज इक्वल टू 1। तो अब ए क्यूब की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, ए क्यूब जो है वो 1 आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर जो है वो एज इट इज रखेंगे और अपॉन ए क्यूब यानी 1। तो हमें आंसर मिलेगा 1 माइनस ए स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना है। तो हमने 1 माइनस ए स्क्वायर जो है वो प्रूव कर दिया। अब जो हम देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, वो एग्जाम के अंदर लगभग सभी पेपर के अंदर पूछी गई है। सिमेट्रिकल कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ फेज करंट। अब ये जो थियरी है टर्म्स ऑफ फेज करंट के लिए, वो टर्म्स ऑफ वोल्टेज भी पूछी जाती है और टर्म्स ऑफ करंट भी पूछी जाती है। हम यहाँ पर टर्म्स ऑफ फेज करंट फाइंड करेंगे। सेम जो थियरी है वो वोल्टेज के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों के लिए सेम है। यहाँ पर हमें सिर्फ आई की जगह वी लिखना है, रेजिस्टेंस थियरी जो है वो रहेगी। अब पहले हमारे पास 3 कंपोनेंट है। हम फिगर में देख सकते हैं कि जो है वो कंपोनेंट जो है वो हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, ये हमारा नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है और ये जो है जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है। अब पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और नेगेटिव सीक्वेंस जीरो कंपोनेंट तीनों के जब हम आर फेज के सम लेते हैं, यानी IR1, IR2 और IR0। IR1 यानी पॉजिटिव कंपोनेंट और आर फेज, IR2 यानी नेगेटिव कंपोनेंट और आर फेज, IR0 यानी जीरो सीक्वेंस करंट फॉर आर फेज। उसी तरह Y का, उसी तरह B का हम वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी हमें जो इक्वेशन मिला है वो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR0, इसी तरह IY इज इक्वल टू I1 प्लस IY2 प्लस IY0 हमें इक्वेशन मिलता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि RYB फेज में होगा, ये R, Y और B हमें जो है वो बैलेंस कंडीशन में पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट मिला है। दूसरा जो है वो हमें RPY में मिलता है नेगेटिव कंपोनेंट यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और तीसरा जो है वो जीरो फेज सीक्वेंस में IR0, IY0 और IB0। अब यहाँ पर देखिए IR1 जो है वो एक वेक्टर है। अगर उस वेक्टर और IB1 दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120। उसी तरह B और Y के बीच का एंगल कितना है, 120। यहाँ पर नेगेटिव में देखिए तो IR2 और IY2 के बीच का एंगल भी 120, IY2 और IB2 का बीच का एंगल भी 120। तो हमने आगे ऑपरेटर में देखा कि किसी भी वेक्टर को हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 120 डिग्री जो है वो मोमेंट लेगा। यानी IR1 वेक्टर ये है, उसको हम A से मल्टीप्लाई करेंगे यानी AIR1, तो हमें 120 डिग्री पर ये वेक्टर AIR1 मिलता है। तो 120 डिग्री पर हमारे पास कौन सा वेक्टर है, यहाँ पर IB1, यानी हमें IB1 बराबर क्या मिलेगा, AIR1। इसी तरह अब इसको हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A स्क्वायर IR1, और वो किसकी वैल्यू है, I/1 की, इस वेक्टर की, यानी I/1 इज इक्वल टू A स्क्वायर IR1। अभी सेम रूल जो है वो हम अप्लाई करेंगे किसके लिए, दूसरे वेक्टर के लिए, यानी नेगेटिव सीक्वेंस के लिए। तो नेगेटिव सीक्वेंस में IR2 है,
IR2 को हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, AIR2। अब ये वेक्टर कौन सा है, IY2, यानी IY2 बराबर AIR2 मिलेगा। अब AIR2 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A स्क्वायर IR2। अब A स्क्वायर IR2 जो है वो क्या है, एक्चुअल में IB2 है। तो अब हमें R फेज के अंदर IB की IY की वैल्यू मिल गई है, उसी तरह नेगेटिव में R फेज के अंदर Y और B की वैल्यू मिल गई है। और यहाँ पर जीरो सीक्वेंस में तो तीनों की वैल्यू जो है वो सेम है, तो हम तीनों की वैल्यू IR0 ले सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस के अलग अलग वैल्यू हमें मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू, सपोज यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम IR देखते हैं। IR बराबर क्या है, IR1 IR2 प्लस IR0। तो वो तो सेम ही है सबके लिए। तो IR1 IR2 एंड IR0, तो IR इज इक्वल टू हमें जो इक्वेशन मिला वही इक्वेशन यहाँ मिलेगा। तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR0। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन था वो क्या था, IY इज इक्वल टू IY1 प्लस IY2 प्लस IY0, यानी पॉजिटिव सीक्वेंस Y फेज का, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस। अब IY1 की वैल्यू हम यहाँ पर देखते हैं। तो IY1 बराबर क्या है, A स्क्वायर IR1। तो हम IY1 पर लिख सकते हैं A स्क्वायर IR1। उसी तरह IY2 की वैल्यू, तो IY2 की वैल्यू है AIR2। तो हम अब लिख सकते हैं AIR2। और IY0 और IR0 तो इक्वल ही है, तो वही सेम रूल IB के लिए अप्लाई करेंगे। तो IB1 जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, IB1 यानी AIR1, IB2 यानी A स्क्वायर IR2। तो IB1 बराबर हम लेंगे AIR1 और IB2 बराबर A स्क्वायर IR2 और IB0 बराबर IR0। यानी अब हमें जो तीन इक्वेशन मिले हैं, जो हमारा फोल्ड करंट है IR, R फेज का, Y फेज का और B फेज का, तीनों फेज के जो करंट है उसकी वैल्यू हमें R फेज में मिल गई है। यहाँ पर हम इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखिए तो पहला भी IR1 IR2 और IR0 के फॉर्म में है, दूसरा भी IR1 IR2 और IR0 के फेज में है, और B का भी IR1 IR2 और IR0 के फेज में है। अब हमें क्या फाइंड करना है, जीरो सीक्वेंस करंट और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट हमें फाइंड करना है। तो ये तीनों इक्वेशन का ही यूज करेंगे और हम जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस करंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ तक जो है वो हम इस लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। अब अगले लेक्चर के अंदर हम जीरो सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट के बारे में जानेंगे, और तीनों करंट की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम सम फैक्टर्स जो फैक्ट्स है सीक्वेंस करंट के रिलेटेड वो सब की हम देखेंगे। फिर बाद में उसके रिलेटेड जो एग्जांपल है वो हम देखेंगे। आज का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने पहले ऑपरेटर ए के बारे में जाना। ऑपरेटर ए क्या था, जब उसके अंदर जब भी हम किसी भी वेक्टर को 120 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हम किसी वेक्टर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये ए क्या है कि वो 120 डिग्री का एंटीक्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा, यानी वेक्टर 120 डिग्री का रोटेशन लेगा एंटीक्लॉकवाइज। तो उसका यूज हम कैसे करेंगे वो आज हमने देखा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो वेक्टर करंट आई है उसको हम 120 डिग्री रोटेट करके ए से मल्टीप्लाई करके हमें ओबी मिला। अब ओबी को 120 डिग्री का रोटेशन मिला और ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आई मिला। अब इसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आई मिलेगा, यानी वो ए फिर से मिल जाएगा, यानी हमें ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू मिली। फिर बाद में हमने प्रॉपर्टीज देखी, ए की 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू j अंडर रूट 3। उसके बाद हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट जो है जो क्वेश्चन है हमारा
वो फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम हमारे पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस करंट जो है उसमें जो बी और वाई फेज की वैल्यू है उसको हम आर फेज में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम ऑपरेटर ए का यूज करेंगे, यानी आई आर वन को ए से मल्टीप्लाई करके आई बी वन फाइंड किया, फिर ए से मल्टीप्लाई करके आई वाई वन फाइंड किया। इसी तरह आई आर टू को ए से मल्टीप्लाई किया तो आई वाई जेड वाई टू मिला, और उसी तरह ए से मल्टीप्लाई करके आई बी टू मिला। यहाँ पर जीरो सीक्वेंस में तो तीनों के तीनों इक्वल ही है। फिर उसके रिलेटेड हमने जो इक्वेशन जो है वो डिराइव किए आई आर के लिए, आई वाई के लिए और आई बी के लिए। ये तीनों जो इक्वेशन हमें मिल गए हैं वो तीनों अब आर फेज के ही कंपोनेंट है, आर के लिए, वाई के लिए और बी के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो आई आर वन है, आई आर टू है और आई आर जीरो है, ये तीनों की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे। वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, किस तरह हम ऐड करेंगे तीनों इक्वेशन को, किस तरह हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो सब हम कल देखेंगे। थैंक यू।